हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज सैटरडे है, तो आपको पता है कि सैटरडे को हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यू खबरें नहीं आती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो आउट हुआ था रिसेंटली, तो इसीलिए हमारे पास वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका मेंस और एसेज में भी काम आएगा। और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हमारे थोड़े से माइनर टॉपिक्स ही रहने वाले हैं, तो वो हमारे माइनर टॉपिक्स होंगे। तो आज का मेन टॉपिक जो है वो रहेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, राइट। तो ये हमने अच्छे से करना है। बाकी के टॉपिक्स की बात करें तो एक तो अनटाइमली रेंज है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट में आएगा। उसके बाद है आपका प्ली ऑन शिवलिंग रिजेक्टेड, तो ज्ञानवापी केस की एक अपडेट है, उसके बारे में करना है। उसके बाद है INS अरिहंत, यहाँ से हमने एक मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, उसके बारे में भी हमने पढ़ना है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज का MCQ देख लेते हैं। तो आज का MCQ है 2020 में आपको क्वेश्चन पूछा भी हुआ है एग्जामिनेशंस में। तो उसका क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties, to preserve the ideals of Constitution on which the Constitution is based. इनमें से दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, हमें ये बतानी है। फेयरली इजी क्वेश्चन है, और आपका जो बेसिकली पॉलिटी है उसके अंदर से स्टैटिक पोर्शन में से ही है। तो अगर आपने पॉलिटी अच्छे से की है, लक्ष्मीकांत की वीडियोस देखी हुई हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की और अनटाइमली रेंज की। तो अभी हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर भी बीच बारिशें हुई हैं। इससे पहले कर्नाटका के एरिया में जो है अर्बन फ्लडिंग हुई थी, और लास्ट वीक के अंदर भी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी न्यूज़ थी कि अभी जो है बारिशें और ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये जो अनटाइमली रेंज हैं जो जुलाई के बाद आती है, अगस्त के बाद आती है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है पैडी के लिए। पैडी मतलब राइस। जब राइस का आप पौधा लगाते हो तो उसे पैडी बोलते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है। अगर हम पैडी की बात करें तो यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है हमें सोनीपत की, हरियाणा में, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो 30,000 रुपीज़ पर एकड़ का जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। 30,000 रुपीज़ पर एकड़ का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, सारे एक्सपेंसेस वगैरह हटाने के बाद। लेकिन बिकॉज ऑफ अनटाइमली रेंज वो सारा का सारा जो क्रॉप है वो ख़राब हो गया है, और 50% से ज़्यादा जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो ख़त्म हो गया है। तो 50% ख़त्म होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इनकम है वो सीधा सीधा हाफ हो जाती है। यानी कि अगर आप बाकी की क्रॉप्स को 60,000 पर एकड़ के हिसाब से सेल करते हैं, तब जाके आप सेम प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोटेस्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करें 60,000 रुपीज़ पर एकड़ का, और सारी क्रॉप्स जो हैं वो सरकार हमसे खरीदें। तो अब ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है फिर गवर्नमेंट के लिए, कि अब गवर्नमेंट उस रेट पे मतलब बेसिकली आप कह लो कि डबल रेट पे किसानों से पैडी खरीदे। क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है और सरकार खुद लॉस बॉर्न करेगी तो बात अलग है, तो टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो गया। और अगर खुद लॉस बॉर्न नहीं करती है सरकार, तो फिर जो राइस की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। पहले ही फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन हमारी बढ़ी हुई है, तो आपकी फूड इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि लोगों को जो मार्केट में चावल आ रहा है, राइस आ रहा है, वो महंगा हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी विशियस साइकिल है जो कि शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ अनटाइमली रेंज। इसके अलावा जो भी हमारी बासमती राइस है जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट में जाती है, तो स्पेशली US वगैरह के अंदर, वो सारी की सारी भी यहाँ पे जो है ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि बासमती का जो दाना होता है वो लंबा होता है और सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर राइस, तो लेंथ के कारण उसका ज़्यादा प्राइस होता है, तो वो भी सारी यहाँ पे जो है वो ख़राब हो जाएगी। इससे पिछले ईयर की भी बात करें तो उस टाइम पे कॉटन इसी तरीके से ख़राब हुई थी, तो वहाँ पे भी लोगों का कहना था कि हमारा जो 20-25 हज़ार रुपये पर एकड़ का कॉस्टिंग आती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। तो अब किसान भी अपनी जगह सही है, सरकार अपनी जगह सही हो जाएगी अगर कुछ करेगी तो, नहीं कुछ करेगी तो भी प्रॉब्लम आएगी, और अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो आम आदमी पे पड़ेगा। क्योंकि अगर तो सरकार ने इनको जो है माफ़ कर दिया, समझो इनसे 60,000 रुपीज़ का इनको कंपनसेशन दे दिया, तो आपका जो टैक्स पेयर का पैसा है उसी से दे रही है सरकार, की कोई अर्निंग थोड़ी ना है, तो वो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो गया।
और अगर नहीं दिया तो राइस की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, जिससे कि आम आदमी को चावल महंगा मिलेगा, तो फूड के अंदर पहले जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक ऐसे विशेष साइकिल में हम फंस चुके हैं बिकॉज ऑफ अनटाइमली रेन, जिसके कारण से हम क्लाइमेट चेंज को पढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और क्लाइमेट चेंज को हम टैकल कर पाएँ। सो दिस वॉज मोर ऑफ अ केस स्टडी। नेक्स्ट आ जाता है प्ली ऑन शिवलिंग। तो आपको पता है ज्ञानवापी मस्जिद केस के अंदर हमने पूरा डिटेल पढ़ा था कि हाँ भाई वहाँ पे ये हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट जज ने ये फैसला दिया एंड सो ऑन। तो उसके अंदर साफ पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब हिंदू प्लेंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और कार्बन डेटिंग की स्टडी करवाई जाए, जिससे ये पता चल सके कि कितना पुराना जो है एरिया है और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो है वो कितना पुराना है, तो उससे हम ईयर निकाल पाएंगे उस स्ट्रक्चर का। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्होंने जो है ये कहा कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो साइट है वो क्लोज्ड रहेगी, और साइट क्लोज्ड रहने के कारण वहाँ पे किसी भी तरह की आप कह सकते हो जो भी बेसिकली स्टडीज़ हैं वो भी कंडक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि स्टडी कंडक्ट करने के लिए आपको उसे खोलना ही पड़ेगा। जो वीडियोग्राफी भी हुई थी उसको मस्जिद जो पैनल है उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो खोला गया है वीडियोग्राफी के लिए, ये जो है वो गलत है। तो ये एक इशू यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। इसके अंदर जो मुस्लिम साइड की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनका कहना ये है कि हमने कार्बन डेटिंग के एप्लीकेशन का जो है जवाब दिया है रिटर्न के अंदर, और जो स्टोन्स हैं वो इतने पुराने हैं कि वो कार्बन डेटिंग का जो प्रोसेस है उसको शायद एब्जॉर्ब ना कर पाए, और जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, और अगर वो डैमेज होता है तो इट विल बी अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए इसको नहीं करना देना चाहिए। तो ये जो प्ली थी वो इसी बेसिस के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब है उन्होंने फ़िलहाल रिजेक्ट कर दी है। तो इट वॉज अगेन अ स्मॉल अपडेट, लेकिन इसके अंदर अभी मेजरली कुछ भी आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टिव अभी एज ऑफ नाउ नहीं हुआ है, और इसीलिए चाहे आप उसे फाउंटेन कह लीजिए या शिवलिंग कह लीजिए, उसको कोई ओपन भी नहीं कर रहा और ना ही उसकी कार्बन डेटिंग कर रहा है। हालांकि जो कार्बन डेटिंग की बात थी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही करने की बात थी, तो इट वाज नॉट लाइक कि कोई प्राइवेट संस्था करेगी। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही कहा था कि प्ली ली गई थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही कराई जाए। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर वो होती तो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से होती। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा आईएनएस अरिहंत। तो आईएनएस अरिहंत की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया का फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है, और इसने सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया SLBM, जो कि होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे कि अगेन इंडिया की जो सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मतलब कि एक के बाद एक दूसरी स्ट्राइक करने की, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रूव कर पाया है। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम कहते हैं कि हमारा कोई भी न्यूक्लियर वॉर करने का कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि लोग हमें बेवकूफ़ ना समझें या हम पे अटैक ना करें। तो न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए हमने न्यूक्लियर ट्राइड भी बनाया हुआ है, यानी कि लैंड, वाटर और एयर तीनों जगह से हम न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं, और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में है। इसकी जो रेंज रखी गई है वो अराउंड 750 किलोमीटर्स तक की रखी गई है, तो काफ़ी बड़े एरिया के अंदर इसको अटैक किया जा सकता है। ये जो वेपन है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एक्यूरेट भी है, तो जिसकी बे ऑफ बंगाल के अंदर जांच की गई तो एक्यूरेसी भी बहुत हाई आई है। तो इसको आपको जो याद रखना है वो है SLBM की फुल फॉर्म। तो SLBM क्या होता है, अगेन याद रख लो, सब मेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो प्रीलिम्स के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, या डिफेंस सर्विसेज वालों के लिए CDS में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो लॉन्च हो गया है, और इसके अंदर इंडिया ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है। इंडिया का रैंक आया है 107, और 121 टोटल कंट्रीज़ थे, और हम श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन सब से भी पीछे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान से ही अच्छा परफॉर्म हमने किया है, बाकी सबसे बुरा परफॉर्मेंस हमारा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये एक टूल है जिससे कि हम मेजर करते हैं किसी भी एरिया का हंगर लेवल रीजनल और नेशनल लेवल्स के ऊपर। इसके अलावा अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड फेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी, ये सारी चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद हम इसको 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। आप देख सकते हो लो, मॉडरेट या मीडियम, सीरियस, अलार्मिंग, और उसके बाद एक्सट्रीमली अलार्मिंग, और इंडिया जो है वो सीरियस की कैटेगरी के अंदर आता है।
इसके अंदर अगर 0 होता है तो वो बेस्ट स्कोर होता है, इसका मतलब वहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम नहीं है, और 100 जो है वो वर्स्ट स्कोर माना जाता है। इंडिया जो है अगेन 29.1% पे आया है, तो वो सीरियस वाली कैटेगरी के अंदर आया है। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इवन आप कह सकते हो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ये सब इंडिया से अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। इंडिया से वर्स्ट सिर्फ अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया है। चाइना जो है, अगेन चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और रादर चाइना तो टॉप की कंट्रीज़ के अंदर ही आ रहा है, तो लेस देन 5 के स्कोर के अंदर है, तो चाइना लो की कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ पे चाइना। इंडिया की जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो भी 19.3% है, मतलब लो वेट फॉर हाइट, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट बढ़ नहीं रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा वर्स हुआ है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड डाटाज ऑल्सो। इसके अलावा अंडर नरिशमेंट इंडिया के अंदर है ही है, एनीमिया है, उसके बाद डाइटरी एनर्जी डेफिशिएंसी है, आपको डाइट के हिसाब से आपको विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं। इसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग का इशू आपके पास है, चाइल्ड मोर्टालिटी का इशू आपके पास है। इसके अलावा जो आपका जो है अर्ली डेथ्स है ड्यू टू अंडर नरिशमेंट, ठीक है जी, वो आपके पास है। तो ये सारे के सारे डाटा इंडिया के खिलाफ यहाँ पे जा रहा है। अब अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि 22 करोड़ पीपल जो है वो इस हिसाब से इंडिया में अंडर नरिशमेंट की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, विच इज़ वेरी हाई एंड वेरी अलार्मिंग फॉर इंडिया। अगेन अगर इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो चाइल्ड स्टंटिंग के अंदर 1-2% की इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हो हमें आई है, पर ओवरऑल हम नेगेटिव साइड पे ही हैं, एंड सिमिलरली अदर थिंग्स में भी हम नेगेटिव साइड पे ही हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ भी हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑल चलते रहते हैं, तो वो सारे इशूज़ यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? गवर्नमेंट ने, हमने देखा था, एक तो ब्लू रेवोल्यूशन शुरू किया है विद रिस्पेक्ट टू फिशरीज़, और ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन हमारे यहाँ हो ही चुका है, और एक बीच में पिंक रेवोल्यूशन का भी कंसेप्ट चलाया था विद रिस्पेक्ट टू मीट प्रोडक्शन। उसके अलावा जो आपके नेशनल न्यूट्रिशन मंथ हमने चलाया था, जिसके अंदर हम आपको जो है एजुकेट भी कर रहे थे, प्लस आपको गोलियां वगैरह दे रहे थे। आंगनवाड़ी इसके थ्रू भी कोशिश की जा रही है कि आपको बेस्ट चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करी जा सके, पौष्टिक खाना प्रोवाइड किया जा सके। तो लेट्स सी कि इसके असर हमारे नेक्स्ट टाइम तक क्या रहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, ये फॉल्स है। ये आपका आया था ईश्वरानंद भारती केस के अंदर, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। एंड सेकेंडली उसके बाद आ जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है सेफ गार्ड सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियाज़, ये नहीं है, ये था टू चेक द बेसिकली टायरनी ऑफ द एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव ने या लेजिस्लेचर ने कोई चीज़ अगर ऐसी बना दी तो उसके रिगार्डिंग आप जुडिशियल रिव्यू करके कॉन्स्टिट्यूशन से वो मैच नहीं करता तो उसे स्ट्राइक डाउन करवा सकते हो। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो हमारा हो गया डी आंसर, नीदर 1 नॉर 2। Now moving on to the mains ka question today, the Right to Information Act is not all about citizens empowerment alone. It essentially redefines the concept of accountability. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और इसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था डीएनए के अंदर जब हमने आरटीआई के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, वहाँ पे इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, वहाँ पे पेंडेंसी क्यों बढ़ रही है, और किस तरीके से जो नई गवर्नमेंट है उसने उसको वीक करा या वीक करने के आरोप लगाए जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने लिखी थी, और हमने ये भी देखा था कि इससे अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ती है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं कि आप 30 डेज़ में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं पॉइंट्स को कंपाइल करके आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो नीचे कमेंट सेक्शंस के अंदर, या टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप सेंड कर सकते हो, एंड देन वी विल एवेल्युएट। सो दिस वॉज इट फॉर द मेंस का क्वेश्चन टुडे। इसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ अबाउट GS3 एग्रीकल्चर का पार्ट है, पर्पल रेवोल्यूशन। तो हमें पता है कि पहले हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, फिर आपका वाइट रेवोल्यूशन था, और अब हम उसके बाद बीच में पिंक रेवोल्यूशन भी आया था विद रिस्पेक्ट टू मीट। तो अब जो है ब्लू रेवोल्यूशन था विद रिस्पेक्ट टू फिशरीज़। तो अब जो है हम पर्पल रेवोल्यूशन की भी बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर का ये पार्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने कहा है कि पर्पल रेवोल्यूशन जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा एक स्टार्टअप वेंचर बना सकता है, स्टार्टअप एवेन्यूज़ भी खोलता है, और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जो है इनकरेज करना चाहिए। तो पर्पल रेवोल्यूशन क्या है? पर्पल रेवोल्यूशन बेसिकली आपकी सुगंध यानी कि परफ्यूम्स की बात करता है। तो अरोमा मिशन इज अकिन टू
पर्पल रिवोल्यूशन, तो अरोमा मिशन भी इसी का पार्ट है। तो इसके अंदर फ्री लैवेंडर सैपलिंग्स, ये लैवेंडर का फूल है, ये फ्री में प्रोवाइड किया गया फार्मर्स को कि आप इसको अपने जो खेत हैं उसके अंदर लगाओ, ठीक है, और उसके बाद सरकार आपसे ये ख़रीद लेगी। तो इसके अंदर क्या है कि आपको पता है लेवेंडर के फूल के जो ऑयल्स हैं उससे बहुत सारा सुगंधित जो चीज़ें हैं, चाहे सेंटेड कैंडल्स हो, परफ्यूम्स हो, वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो सब चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर CISR है, CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IIM जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू कश्मीर। तो इन दोनों ने मिल करके जो है कहा है कि हम अरोमा मिशन को सक्सेसफुल करेंगे, यानी कि इसके अंदर हम इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे जिससे कि ये ज़्यादा खुशबूदार, ज़्यादा अच्छे ऑयल्स जो है वो सिक्रीट कर पाए। इससे जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वुमेन को, चिल्ड्रन को, वो भी ज़्यादा मिलेगी। जो 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हें अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे जो है मिल पाएगी। प्लस उसके बाद जब इसकी सेल होगी तो मेक इन इंडिया चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो उस लिहाज से भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी। अरोमा इंडस्ट्री के अंदर अच्छे फूलों की जिनके अंदर अच्छी सुगंध हो उनकी हमेशा जो है कमी रहती है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फुल ऑन जो है सिर्फ फूलों की खेती जो है वो की है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है अरोमा मिशन के अंदर, चाहे वो बुंदेलखंड, गुजरात, मारवाड़, राजस्थान वाले एरियाज़ हो या कोई भी और एरियाज़ हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो इशू आता है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर आता है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर के अंदर ये फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। तो वाटर प्रॉपर होना चाहिए, या फिर मानसून जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि फार्मर्स जो है डिस्ट्रेस में ना आए और फार्मर सुसाइड जैसी समस्या को हम बचा सकें। अगर लेवेंडर ऑयल की कॉस्ट की बात करें तो 10,000। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जर्नल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।